जहर जो एक छिपकली के मुंह से निकलता है। एक साइंटिस्ट जिसकी सारी फंडिंग डूबने वाली थी। एक चूहा जो गलती से खुद को भूखा रख के मर गया। बस यही 3 अजीब इत्तेफाक होने थे कि दुनिया को मिली एक ऐसी दवा ज़म्पेट जिसने अगले 10 सालों के लिए इंसानियत की गुफ्तगू ही बदल दी। 2023 आते ही ओज़म्पिक कोई मामूली दवा नहीं रह गई थी। ये एक ट्रेंड बन गया था। हैशटैग ओज़म्पिक, 1 बिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़। हर टीवी शो पे, हर टॉक शो पे ओज़म्पिक के बारे में बात हो रही है। फार्मेसीज़ में ओज़म्पिक की डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मगर जो लोग इस बारे में बात कर रहे थे, उनमें से शायद ही ये जानते हों कि ये आखिर आती कहाँ से है। मगर तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन ओज़ेम्पिक तक पहुंचने से पहले 15 साल पीछे चलते हैं। दूसरी जंग अजीम के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस अचानक बढ़ गए। इसे एक चाबी समझें जो खून के खुलियों का दरवाज़ा खोलकर शुगर अंदर पहुंचाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता क्या है? यही ताले सख्त पड़ जाते हैं, सेल्स जवाब देना छोड़ देते हैं। शुगर खून के अंदर बढ़ती रहती है, जमा होना शुरू हो जाती है और पेनक्रियाज जो है वो घबराकर मजीद और ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। अब बरसों बाद यही सेल्स जो इंसुलिन बनाते थे थक कर बैठ जाते हैं। इंसुलिन तो डॉक्टर्स के पास 1920 से मौजूद थी, मगर साइंटिस्ट एक स्मार्ट सिस्टम चाहते थे। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो बॉडी के सिग्नल्स के साथ चले, ना कि उनको दबा के चले। फिर 1960s में एक बात सामने आई कि जो ग्लूकोज आप ओरली ले रहे हैं वो एज कम्पेयर टू के वो ग्लूकोज जो आप इंट्रावीनस यानी डायरेक्ट वेन्स में आप ले रहे हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा ब्लड शुगर को कम करता है। ये तलाश आखिरकार एक हार्मोन तक जा पहुंचती है, GLP-1, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। GLP-1 का जेनेटिक स्केच रिसर्चर्स ने तकरीबन 1980s के स्टार्ट में बनाया, और वो भी एंगलर फिश के ज़रिए से। क्योंकि इंसानों के अपोजिट उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्मोन बनाने वाला सिस्टम बिल्कुल अलग अलग है, तो स्टडी करना आसान होता है। साइंटिस्ट का ये ख्याल था ये भी बिल्कुल इंक्रेटन की तरह काम करेगा, मगर उसके बरक्स जब इसको इंजेक्ट किया गया तो GLP-1 ने कुछ खास काम नहीं किया। इसके कुछ अरसे बाद एक और केमिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उनका नाम था स्वेटलेना मोइसोव। मोइसोव का ताल्लुक नॉर्थ मैसेडोनिया से था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने GLP-1 के पहले 6 अमाइनो एसिड काट दिए, और उससे हुआ क्या कि एक एक्टिव हार्मोन शक्ल में आया। और ये बात क्यों अहम थी? क्योंकि ये सिर्फ इंसुलिन उस वक्त बढ़ाता था जब आपका ब्लड शुगर पहले से ज़्यादा हो जाता था, और ये एक बहुत सेफ्टी और ये खसूसियत थी उसकी, यानी दूसरी डायबिटीज़ की मेडिसिन की तरह ब्लड शुगर फ़ौरन नीचे नहीं गिरा देता था। और ये साइंस में एक बहुत बड़ी तहकीक लग रही थी। एक मसला था, ये हार्मोन खून में पहुंचते ही गायब हो जाता था। इसका आधा हिस्सा तकरीबन 50% जो है वो 2 मिनट के अंदर ही टूट जाता था। और जिस मॉलिक्यूल की ज़िंदगी ही सिर्फ 2 मिनट हो, उसकी दवाई तो नहीं बन सकती। वो सिर्फ एक साइंस की तजस्सुस बनकर रह जाता है। चैलेंज GLP-1 को ढूंढना नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी को बढ़ाना था। चैलेंज इस मसले को हल करने के लिए 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकाले गए। 2 कॉन्टिनेंट्स, 2 बिल्कुल अलग सोचें। शुरुआत करते हैं अमेरिकन साउथ वेस्ट से। 1980 की दिहाई के आखिर में न्यूयॉर्क के एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने, जॉन एंग ने, गीला मॉन्स्टर्स पर एक रिसर्च की। गीला मॉन्स्टर्स सुस्त, मोटी और जहरीली छिपकलियां हैं जिनका काटना इंतहाई तकलीफदेह होता है। इस रिसर्च के दौरान ये पता चला कि गीला मॉन्स्टर्स जिसको भी काटती हैं उसके पेनक्रियाज में सोजिश होती है,
और यहीं से एक अजीब सवाल जन्म लेता है, क्या गीला मॉन्स्टर GLP-1 का रास्ता उसको भी रोकती है? 1992 में खुश्क वेनम के नमूनों पर काम करते हुए एंग ने एक पेप्टाइड को अलग किया और उसको नाम दिया एक्जेंडिन 4। ये बिल्कुल नेचर में GLP-1 की तरह था, और जब इसके ट्रायल हुए जानवरों पर तो उसमें ये पता चला कि जहाँ GLP-1 सिर्फ 2 मिनट तक काम करता था, जिंदा रहता था, वहाँ एक्जेंडिन कुछ घंटों तक काम करता था। एक छिपकली जो साल में सिर्फ कुछ बार खाना खाती है, उससे रिसर्चर्स ने ये हासिल किया कि वो कौन सा हार्मोन है कि जिसकी वजह से उसका जो खाना खाना इतना लिमिटेड है और वो उससे ज़्यादा देर तक फ़ायदा उठा सकती है। और यहीं से रिसर्च में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। एंग के अपने इदारे ने उसे पेटेंट करने से साफ इनकार कर दिया, तो उन्होंने खुद पेटेंट फाइल किया। 3 साल तक मुख्तलिफ कंपनीज में दरख्वास्तें दी और आखिरकार एक बायोटेक कंपनी अमाइलिन ने उसे लाइसेंस दिया। फिर ये 2005 में एक्जेनेटाइड के नाम से, बाइटा के नाम से लॉन्च हुई दुनिया की पहली GLP-1 अप्रूव्ड ड्रग। और दूसरी तरफ डेनमार्क में एक साइंटिस्ट लॉर्ड बिजेरी नड्सेन बगैर किसी छिपकली के बिल्कुल वही मंजिल पाने की कोशिश कर रही थी। उनकी टीम का नज़रिया छिपकली जैसा नहीं था। उन्होंने एक नया मॉलिक्यूल बनाने की तरफ रिसर्च की। उन्होंने GLP-1 के साथ फैटी एसिड टेल जोड़ी और उसे चिपका दिया एल्बुमिन के साथ। इंसानी खून में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन फैटी टेल बिल्कुल एक लाइफ जैकेट की तरह काम करता है। ये गुर्दों पर इतना भारी होता है कि वो इसे इतनी जल्दी फिल्टर नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट क्या निकला? फाइड हार्मोन जो है ये खून में ज़्यादा देर रह सकता है। तक इनके पास इसका सिर्फ एक वर्जन तैयार था जिसकी हाफ लाइफ थी तकरीबन 10 घंटे। इसको नाम दिया गया लीराग्लूटाइड्स। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए इंसानों पर, तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया, जबकि जानवरों में कुछ सेफ्टी के सवालात वगैरह सामने हुए। 2010 में इसे विक्टोजा के नाम से लॉन्च किया गया। रोज़ाना दिन में सिर्फ एक बार एक इंजेक्शन लगता है, एज कम्पेयर टू बाइटा जो थी दिन में 2 बार लगता था। एक नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ थी ये। दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक छिपकली के जहर से निकला और दूसरा एक नया मॉलिक्यूल। और यहाँ वो मोड़ आता है कि जिसका किसी ने सोचा भी नहीं। लीराग्लूटाइड के तजुर्बात के दौरान नर्सेन की टीम ने कुछ ऐसा देखा कि जिन जानवरों को ये दवा दी गई थी उनकी भूख ख़त्म हो गई। इस हद तक कम कि उनकी भूख मर गई। ये वो साइड इफ़ेक्ट था कि जो हम तवक्को नहीं करते कि किसी डायबिटीज़ की दवा से होगा। मतलब एक डायबिटीज़ की दवा के अंदर एक वेट लॉस की दवा छुपी थी। यहाँ ज़रा सा वक्फा लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ओबेसिटी की इस दवा को मार्केट में पहुंचने में मज़ीद 20 साल क्यों लग गए। 1990 की दिहाई में फेन नामी एक कॉम्बिनेशन बहुत मशहूर हुआ। सिर्फ अमेरिका में 1996 में तकरीबन 18 मिलियन से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन इस बारे में लिखी गई। 1997 में रिसर्च हुई और डॉक्टर्स ने ये देखा कि इसकी वजह से दिल की जो वाल्व्स हैं वो मुतासर हो रही हैं। फिर उसके बाद FDA ने इसे मार्केट से हटा दिया। तो जब नड्सेन की टीम को ये इशारा मिला कि ये डायबिटीज़ की दवा वेट लॉस भी करती है, तो उन्होंने पहले तो कुछ खामोशी इख्तियार की। इसलिए नहीं कि इसका साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें कुछ कमी थी, बल्कि इसलिए कि मार्केट डरी हुई थी, क्योंकि ये फैन की वजह से मार्केट में एक खौफ था कि वेट लॉस की दवाएं जो हैं उन पर काम नहीं हो रहा था। 2013 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने ओबेसिटी को बाकायदा तौर पर एक बीमारी करार दिया। इसके बाद 2014 में नोवो नॉर्डिस्क की कंपनी ने लीराग्लूटाइड को वेट लॉस के लिए अप्रूव किया। उसके बाद ये सेक्जेंडा के नाम से मार्केट में लॉन्च हुई। उस वक्त तक फैन की बात मधम हो चुकी थी। तो आखिर एक डायबिटीज़ का हार्मोन कैसे आपकी भूख को कम करता है?
इसे एक जुमले में समझेंगे। GLP-1 सिर्फ पैनक्रियाज से बात नहीं करता, बल्कि ये आपके दिमाग और गट दोनों से राब्ते में रहता है। ये पेट के खाली होने की रफ्तार को सुस्त कर देता है और आपकी ब्रेन स्टेम में मौजूद फुलनेस सेंटर को सिग्नल भेजता है। खाना पेट में ज़्यादा देर रहता है तो कम खाने पर भी पेट भरा महसूस होता है। यही वजह है कि इसका सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट नोज़िया है। और अगर ये सिग्नल ज़रूरत से ज़्यादा भेजा जाए तो नोज़िया और वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा इसे कम मिकदार से स्टार्ट करते हैं। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो आपने खुद अपनी आंखों से देखा होगा। 2021 से 2023 तक टिकटॉक पर ओज़ेम्पिक का हैशटैग सिर्फ चंद मिलियन व्यूज़ से 1 बिलियन व्यूज़ तक जा पहुंचा। इससे क्या साबित हुआ? इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा था कि जहां बुक्स रिकमेंड होती थी, जहां एक दूसरे को लोग रेस्टोरेंट रिकमेंड करते थे, वहीं ओज़ेम्पिक रिकमेंड हो रही थी वेट लॉस के लिए। कोई इस पर वीडियो बना रहा है, टीवी टॉक शोज़ में इस पे बात हो रही है, लेट नाइट शोज़ में बात हो रही है। मतलब हर तरफ ओज़ेम्पिक ही ओज़ेम्पिक। मांग इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि सप्लाई भी उसका साथ ना दे सकी। पहले ओज़ेम्पिक, फिर वेगवी, फिर एलईडी। कहानी सिखाती क्या है? पहली बात, ये कोई खुशकिस्मत रिसर्च नहीं थी। 2 बिल्कुल अलग टीमें थी, 2 अलग कॉन्टिनेंट्स, 2 बिल्कुल अलग सोचें, 2 अलग इंडिपेंडेंट रिसर्च। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, अलग। एक ने छिपकली पर रिसर्च की और दूसरे ने एक मॉलिक्यूल बनाया, लाइफ जैकेट। लेकिन मकसद सिर्फ एक ही। दूसरी बात है इसका लॉन्च होने का टाइम। ये ऐसे टाइम पर लॉन्च हुई कि अगर ये उससे 5 साल पहले भी लॉन्च होती तो फैन की तरह ये कहीं दब जाती और शायद अप्रूव होकर लॉन्च हो ही ना पाती। लेकिन ये ऐसे टाइम पे लॉन्च हुई कि जब सोशल मीडिया का टाइम था, हर तरफ ट्रेंड्स बन गई, इस पर बात होने लगी और इसी तरह ये मार्केट में फिर लॉन्च हुई, इसकी डिमांड बढ़ गई। और तीसरी और आखिरी बात, अभी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं, वो इसी तरह की नेक्स्ट जनरेशन दवाइयाँ बनाने में लगी हैं। ओज़ेम्पिक के बाद कहानी यहाँ रुकेगी नहीं। रिसर्च हो रही है, इसी तरह की नेक्स्ट जनरेशन दवाइयाँ आएंगी। जो कहानी ओज़ेम्पिक से शुरू होती है वो अब एक ट्रेंड बन गया है, अब एक नई मार्केट बन गई है उसकी। इसी तरह आगे GLP-1 की और भी वर्जन बनेंगे, इस पर रिसर्च होगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं, हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे क्या साइंस है वो जानना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि अगली वीडियो किस मेडिसिन के बारे में होनी चाहिए।